उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, ऐसा वहशीपन जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। और बेटी जो नाबालिग थी उसके साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई अपराधियों की। अब तक आदित्यनाथ जी ने परिवार से बात नहीं की। वहां सरकार का मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री भी अब तक नहीं गया। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार जातीय विद्वेष की भावना से काम कर रही है। जागिए आदित्यनाथ जी, खाली भाषण देने से और नफरत फैलाने से कुछ नहीं होता। जागिए अमित शाह जी, आप तो कह रहे थे रात में 12 बजे भी कोई 16 साल की लड़की गहने पहन के घूम सकती है। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के बीच में, इस देश के लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। साक्षी महाराज जी कह रहे हैं ये वापस लाएंगे कानून। सभी पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी के राज में वंचित समाज, शोषित समाज, समाज के गरीब तबके के खिलाफ दरिंदगी, हैवानियत, गुंडागर्दी की खुली छूट मिली हुई है। और एक नहीं अनेक घटनाएं हैं जिसके गवाह आप लोग भी हैं और पूरा उत्तर प्रदेश है, पूरा देश है। लेकिन जो प्रयागराज की घटना हुई 24 तारीख को, वो घटना आप सुनेंगे और जानेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। आजादी के 75 साल के बाद जब भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में संविधान दिवस मनाने की नौटंकी कर रही है, तो समाज के जिस अंतिम आदमी को हमारे देश का संविधान पूरे अधिकार के साथ जीने का हक देता है, उसके साथ ऐसी दरिंदगी, ऐसी हैवानियत, ऐसा वहशीपन जिसको आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। मैं कल गया था प्रयागराज उस परिवार से मिलने के लिए। एक परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई, पूरे परिवार को साफ कर दिया गया। पिता की हत्या हो गई, मां की हत्या हो गई, बेटा जो बोल नहीं पाता था, मूक था, बधिर था, उसकी हत्या हो गई, दिव्यांग था, और बेटी जो नाबालिग थी उसके साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी गई। मैं उनके परिवार से मिला। उनके भाई कृष्णचंद्र भारतीय जी फौज में काम करते हैं, वो देश की सेवा कर रहे हैं। उनकी पत्नी कह रही थी कि मुझे भी खतरा है क्योंकि पति यहां रहते नहीं, मेरे साथ भी कल को कोई घटना हो सकती है। और ये पूरी घटना आदित्यनाथ सरकार के प्रशासन, पुलिस वालों की लापरवाही और गुंडों और अपराधियों के प्रशासन के साथ मिली भगत के कारण यह पूरी घटना हुई है। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? इसी परिवार के साथ 2019 में मारपीट की घटना होती है, FIR दर्ज होती है बड़ी मुश्किल से। 2 साल हो गए, आज तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई अपराधियों के खिलाफ। 2 साल हो गए। 2020 में फिर इसी परिवार के साथ मारपीट होती है, और बहुत ही गरीब सामान्य परिवार के लोग मजदूरी करते हैं। 2020 में फिर मारपीट होती है, फिर कोई कार्रवाई नहीं होती। 2021 में सितंबर के महीने में इसी परिवार के साथ फिर मारपीट होती है, और हफ्ते भर लगातार परिवार गिड़गिड़ाता है, रोता है, हमारे मामले में कार्रवाई कीजिए, मुकदमा दर्ज कीजिए। और मीडिया के प्रयास से, स्थानीय लोगों के प्रयास से जब दबाव बना, तब उसमें FIR होती है सितंबर के महीने में। और तब से लेके 24 नवंबर तक लगातार वो लोग न्याय की गुहार करते रहे। अपराधियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस वाले उनके साथ मिलकर अपराध कराने में बढ़ावा देते हैं और फिर
24 नवंबर के दिन ये बीभत्स कांड हुआ, जहां पर एक नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप होता है, एक दिव्यांग का गला घोट के मार दिया जाता है और उसके मां बाप को हत्या कर दी जाती है निर्मम तरीके से। यह हाथरस कांड से भी ज्यादा भयानक, भयावह और बीभत्स कांड है। लेकिन आपको जानकर अफसोस भी होगा, दुख भी होगा कि कितनी संवेदनहीन सरकार है हमारी, कि अब तक आदित्यनाथ जी ने परिवार से बात नहीं की, उनके भाई फौजी से बात नहीं की अब तक। वहां सरकार का मुख्यमंत्री तो छोड़िए, कोई मंत्री भी अब तक नहीं गया। सरकार का कोई बड़ा अधिकारी भी जाके भरोसा दिलाने के लिए तैयार नहीं हुआ। उसकी एकमात्र वजह है, एकमात्र वजह, उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ की सरकार जातीय विद्वेष की भावना से काम कर रही है। जातियां देखकर वहां न्याय दिया जाता है। किस जाति को हो उसके हिसाब से तुमको थाने से न्याय मिलेगा, पुलिस से न्याय मिलेगा, प्रशासन से न्याय मिलेगा। अगर उनको सूट करता है तो न्याय मिलेगा, सूट नहीं करता है तो न्याय नहीं मिलेगा। हमें याद है जयप्रकाश पाल की पूरे प्रशासन के सामने हत्या कर दी गई बलिया में। हमें याद है संजीत यादव का अपहरण करने के बाद पुलिस वाले फिरौती दिलाते हैं उसी परिवार से 30 लाख रुपए और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। हाथरस का कांड हम भूले नहीं है। प्रभात मिश्रा का फर्जी इनकाउंटर नहीं भूले। इंद्रकांत त्रिपाठी का किस तरीके से एसएसपी हत्या करवा देता है, रंगदारी मांगता है, वो नहीं भूले हम। नहीं भूले मनीष गुप्ता को किस तरीके से पुलिस ने पीट पीट के मार दिया, अरुण वाल्मीकि को पीट के थाने में मार दिया, जितेंद्र श्रीवास्तव को पीट के मार दिया। अनेकों घटनाएं। और ये जो कांड हुआ है, इसमें परिवार 1 साल से नहीं, 2 साल से नहीं, 3 साल से लगातार न्याय की गुहार कर रहा था। प्रशासन ने सुनवाई नहीं की और अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि उन्होंने इस दरिंदगी की घटना को अंजाम दिया। मैं इस मामले में मांग करता हूं आदित्यनाथ जी से कि कृपा करके खुद और अपनी सरकार को कुंभकर्ण की नींद से जगाइए। जागिए और जानिए उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। जागिए आदित्यनाथ जी। खाली भाषण देने से और नफरत फैलाने से कुछ नहीं होता। खाली बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। जागिए अमित शाह जी। आप तो कह रहे थे रात में 12 बजे भी कोई 16 साल की लड़की गहने पहन के घूम सकती है। यह घटना किस ओर इशारा कर रही है? मथुरा में दरोगा की परीक्षा देके एक बेटी अपने घर जा रही थी, उसके साथ गैंगरेप हो गया दिन दहाड़े। और आप लोग इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बद से बदतर हो चुकी है। छोटी छोटी बच्चियों के साथ वहां बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। और आदित्यनाथ जी से मैं कहना चाहता हूं, अगर जरा सा भी आपके अंदर शर्म है, आपकी सरकार में जरा सा भी शर्म है, तो इस मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए। 6 महीने के अंदर इस पूरे मामले की सुनवाई करिए और 6 महीने में उन दुर्दांत अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए। आम आदमी पार्टी ऐसी मांग करती है और इस मांग को लेकर कल पूरे उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में आम आदमी पार्टी जोरदार प्रदर्शन करेगी और महामहिम राष्ट्रपति को महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिला प्रशासन को उत्तर प्रदेश में सौंपेगी। हर जिले में कल उत्तर प्रदेश के 75 जिले में यह प्रदर्शन होगा। और मैंने इस पूरे प्रकरण को लेके महामहिम राष्ट्रपति जी से समय भी मांगा है और उनसे अपील की है कि वो इस प्रकरण में हस्तक्षेप करें। उत्तर प्रदेश में आज जातियां देख के न्याय दिया जा रहा है, कानून और संविधान का मजाक उड़ाया जा रहा है, लोकतंत्र की गला घोट के हत्या की जा रही है। और ये घटना जिसमें 3 साल से एक परिवार न्याय की मांग कर रहा था, ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण है। इसलिए मैंने महामहिम राष्ट्रपति जी से समय मांगा है। जैसे ही वो हमें समय देंगे, मैंने मुलाकात की है उस परिवार से और जाकर पूरी घटना के बारे में देश के राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराने का काम करूंगा। गरीब लोग हैं और वो सब दबंग हैं, अपराधी किस्म के लोग हैं। कभी भी मारना, कभी भी पीटना, कभी मोबाइल चोरी में पकड़े जाना, वो पूरा एक छोटा मोटा गैंग ऑपरेट करते हैं।
स्थानीय लोकल पुलिस के साथ उनका तालमेल है। 11 लोगों के खिलाफ ये एफआईआर हुई है। अभी उसमें से कई अभियुक्त पकड़े नहीं गए हैं। ये एफआईआर की कॉपी है जिसमें 376D यानी कि गैंगरेप का भी मुकदमा दर्ज हुआ है इन लोगों के खिलाफ। वो नाबालिग बच्ची जिसके साथ गैंगरेप किया गया उसका भी मुकदमा दर्ज हुआ है। तो ये 11 लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। कुछ लोग अभी नहीं पकड़े गए हैं अभियुक्त। अभी मैं इसमें मांग करता हूं कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनना चाहिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में 6 महीने के अंदर सुनवाई करके ऐसी दरिंदगी की घटना को अंजाम देने वाले अपराधियों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हाँ, ये बात कहते कहते अब बड़ा जैसे रिपीटिशन सा लगता है। हर महीने मुझे जान से मारने की धमकी का एक नया काम शुरू हो गया है, तो वो बार बार बताने और कहने में भी अजीब सा लगता है। और कोई भी कहता है जिंदा जला देंगे, मट्टी का तेल डाल के जला देंगे, कोई कहता है तुम्हारे घर में घुस के मार देंगे, और फिर अभी ये गोली से जान से मार देने की धमकी मिली है मुझे। लेकिन मैं बहुत साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी के सरकार के लोगों से कहना चाहता हूं, मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है, किसी से जमीन का झगड़ा नहीं है, किसी से कोई व्यक्तिगत झगड़ा नहीं है। मैं भ्रष्टाचार के मामले उठाता हूं, सरकार के कार्य प्रणाली पर सवाल उठाता हूं, उनके जुर्म और अत्याचार और उनकी नफरत की राजनीति पर सवाल उठाता हूं। वो काम मैं बिल्कुल बंद करने वाला नहीं हूं। ये बात मैं आदित्यनाथ जी को भी, मोदी जी को भी, पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी को और जिसको जिसको भी मेरे भ्रष्टाचार और जुर्म के खिलाफ बोलने से प्रॉब्लम हो, उनको मैं बिल्कुल साफ गोई से सूचना देना चाहता हूं। मैं अपना काम बिल्कुल नहीं बंद करूंगा। तुम्हें जो करना है करो, गोली चलवाना है, हत्या करवाना है, रोज यही सब काम कर ही रहे हो तुम लोग, तो जो करवाना है करो, उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। जो मुझे करना है भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी और जुर्म के खिलाफ लड़ाई का काम, वो हम करते रहेंगे, उससे हम रुकने वाले नहीं है। कल जो पहले भी जितने भी मामले हुए उसमें मैंने एफआईआर दर्ज कराई है, उसकी सूचना सभापति महोदय को भी दी है राज्यसभा के। और कल भी मैंने एक एफआईआर लखनऊ के गोमती नगर थाने में दर्ज कराई है, तो उसमें 504 और 507 धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। कार्रवाई क्या करेंगे ये उन लोगों के ऊपर है, लेकिन मैं अपना काम जारी रखूंगा। उनको जो करना है वो करने दीजिए। कल ऑल पार्टी मीटिंग है, अगर उसमें सरकार इस बारे में कुछ अपनी बात रखती है और इससे संबंधित चिंता सरकार सामने रखेगी हम लोगों के, तो निश्चित रूप से हमारे जो सुझाव हैं वो सरकार के सामने, केंद्र सरकार के सामने रखेंगे। इससे संबंधित कोई भी केस अगर हिंदुस्तान में पाया जाए तो तत्काल ऐसे क्षेत्रों को प्रतिबंधित करने, वहां आवागमन और बाकी जो गतिविधि है उसको रोकने की और वहां पर सतर्कता बरतने की पूरी कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। उसमें राज्य सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है और केंद्र सरकार को क्या कदम उठाने की जरूरत है, इसके स्पष्ट दिशा निर्देश के साथ हम लोग को आगे बढ़ना होगा। क्योंकि यूरोप के देशों में भी काफी हाहाकार मचा हुआ है इस वक्त, और साउथ अफ्रीका में जिस नए वेरिएंट के आने की जानकारी मिली है, तो उससे भी एक निश्चित रूप से चिंता सबको है। देखिए, ये हम सब लोगों को समझना चाहिए कि जब हम ये कहते हैं कि भाई ये वायरस, कोरोना वायरस सबसे पहले चीन में पाया गया और वहां से इसकी शुरुआत हुई, तो भारत में अपने आप तो आया नहीं। भारत में आया तो जहाज के जरिए आया, और उसमें अगर हम लोगों ने उस वक्त एक व्यवस्था की होती कि प्रॉपर क्वारंटाइन कराने की या जो फ्लाइट्स थी उसको बंद करने की, क्योंकि आप देखिए दूसरे जो देश हैं वो अपने यहाँ की फ्लाइट्स लंबे समय तक उन्होंने बंद रखा, और जब चीजें वहां सामान्य हो गई तभी उन्होंने कुछ कुछ फ्लाइट करके शुरू किया। तो अब अगर ऐसी जानकारी मिल रही है तो तत्काल कदम उठाने की जरूरत है। ऐसा ना हो कि देर हो जाए और उस वक्त हम लोग फ्लाइट्स बंद करें जब सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो जाए।
तो इसलिए अगर ऐसी जानकारी मिल रही है तो सावधानी तो घटना दुर्घटना होने से पहले बरतनी चाहिए। तो सावधानी रखने का संकेत आपको मिल रहा है, स्पष्ट संकेत मिल रहा है, तो उस दिशा में सावधानी बरतिए। और ये जो तीसरा वेरिएंट जो अभी मिला है, इसमें तीसरी लहर की जो शुरुआत हुई है, इस वेरिएंट के बारे में ये बताया जा रहा है कि पिछले 2 वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। तो अभी तो वैक्सीन का भी कितना असर होगा, क्या होगा, ये सब तमाम बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे रिसर्च और हमारी जानकारी से बाहर है। तो इसलिए जरूरी है कि इसमें तत्काल सरकार कदम उठाए और फ्लाइट बंद करने की जो सलाह और सुझाव मुख्यमंत्री जी ने दिया है, मुझे लगता है वो बिल्कुल ठीक है। नहीं तो किसान तो ये बात कह रहे हैं ना कि भाई हमें उसकी चिट्ठी मिल जाए, नोटिफिकेशन गवर्नमेंट का रद्द करने वाला जो है वो मिल जाए उनको। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में आप पास कर दीजिए, 29 तारीख को कर लीजिए, नहीं तो 30 तारीख को कर लीजिए। आपने कहा इस महीने के अंत तक, तो उसको करके दिखाइए। भाई उनको तो एक कागज चाहिए ना, आपकी बातों का कोई भरोसा तो रह नहीं गया। देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के बीच में, इस देश के लोगों के बीच में अपनी विश्वसनीयता खो दी है। तो इसलिए वो इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि संसद के दोनों सदनों में ये बिल, तीनों काला कानून रद्द किया जाए, और उसका जो कागज जब उनके हाथ में पहुंच जाएगा फिर उस पर वो कोई निर्णय लेंगे। उनकी कुछ और भी मांगे जुड़ी हैं, जो मुकदमे हुए हैं वो वापस करने की मांग है, जो 750 किसान शहीद हुए हैं उनको मुआवजा देने और उनको सम्मान देने की, उनके परिवार को सम्मान देने की बात है। उसमें ये भी है कि एमएसपी की गारंटी के लिए जो एक लंबी लड़ाई उनकी वर्षों से चली आ रही है, उस पर भी उनकी मांग है कि एमएसपी की गारंटी का कानून इस देश के अंदर होना चाहिए। तो इस पर सरकार क्या करेगी, तभी कुछ फैसला हो सकता है। क्योंकि अभी तो आपने काला कानून जो वापस लिया है, ये तो उनके गले में पड़ा हुआ एक फंदा, 1 साल जब वो चुनाव का वक्त आ गया और आपकी जमानतें जब्त होने लगी अलग अलग जगहों पे, तब आपने वो फंदा निकाला है। लेकिन दिया क्या है, तो सवाल ये है। नहीं, वैसा ही करना पड़ेगा। अगर वैसा नहीं करेंगे तो आप जानते ही हैं कि पहले दिन से ही हम लोग तो इसके खिलाफ हैं, इस काले कानून के खिलाफ हैं। मुझे तो सस्पेंड भी किया गया था, पूरी रात मैंने धरना भी दिया था संसद परिषद में। तो आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल जी का स्टैंड पहले दिन से साफ है, हम इस काले कानून के खिलाफ हैं। और ये बिल जब वापस लिया जाएगा उस पर हम अपनी बात रखेंगे, और एमएसपी की गारंटी का भी कानून बनना चाहिए, ये इस सत्र में मांग उठाएंगे। तो फसलें खरीदने की जिम्मेदारी है किसकी? एमएसपी घोषित क्यों किया जाता है? एमएसपी इसलिए थोड़ी घोषित किया जाता है कि आप मंडियों में किसान के अनाज को सड़ाइए। एमएसपी है ना, अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने का काम सरकार का है, उसके लिए आप कह रहे हैं मंडियां बनी हैं, उसके लिए आप भाषण देते हैं बहुत जोर जोर से, ना एमएसपी खत्म हुआ था, ना है, ना होगा। जब आप ये बोलते हैं तो एमएसपी की गारंटी देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब आपके दिल में काला है, इसका मतलब आप एमएसपी नहीं देना चाहते हैं किसानों को, और मंडियां भविष्य में आप खत्म करना चाहते हैं। इस कानून पर भी देखिए ना, आप साक्षी महाराज जी कह रहे हैं ये वापस लाएंगे कानून। वो एक इनके कमल पटेल, या मैं नाम भूल रहा हूं, कृषि मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, वो भी कह रहे हैं कि ये वापस दोबारा तीनों काला कानून लाया जाएगा। पूर्व सेवानिवृत्त भारतीय जनता पार्टी के नेता और वर्तमान राज्यपाल हमारे कलराज मिश्रा साहब, उनका भी बयान मैं सुन रहा था कि वो कह रहे हैं कि साहब ये कानून तो वापस लाया जाएगा। तो कैसे इस सरकार के ऊपर भरोसा करेगा कोई? एमएसपी की गारंटी देने की तो बात कह रहे हैं, एमएसपी तो है ना। अगर आप एमएसपी है तो एमएसपी की गारंटी देने में आपको क्या प्रॉब्लम है? कानूनी अधिकार किसान जो मांग रहे हैं कि हमारा अनाज सरकार के द्वारा घोषित मूल्य से कम पर ना लिया जाए, इसकी गारंटी चाहिए। इसका मतलब आप कह रहे हैं कि हम तो अपना काला धंधा जो पहले चलता था वो चलाते रहेंगे, हम गारंटी नहीं दे सकते। उसके बारे में सरकार की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किया जाएगा, और उससे फिर कैसे 5,000 रुपए किस वर्ग के मजदूर को कैसे मिलना है वो स्पष्ट करेंगे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं।
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।